नमस्कार साथियों, मैं हुकुम मीना। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। तो मैं बात करना चाहती हूँ कास्ट रिजर्वेशन को लेकर के। तो कास्ट रिजर्वेशन को जानने से पहले हमें हिस्ट्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जानना होगा कि कैसे थ्रू आउट द सेंचुरी जो कास्ट सिस्टम है हमारी इंडियन सोसाइटी का पार्ट बन गया और आज़ादी के बाद इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कास्ट रिजर्वेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है हमेशा ही। इन मुद्दों पर डिबेट तो सभी करते हैं, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की जिंदगियां इम्प्रूव करने के लिए या उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए क्या ये कास्ट रिजर्वेशन ही इफ़ेक्टिव रहा है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की रिसर्च पेपर के द्वारा, जो कि एमिनेंट स्कॉलर के द्वारा लिखे गए हैं, और मैंने इन सब चीज़ों का रिजर्वेशन का जो इम्पैक्ट है वो 3 एरियाज में देखा है। पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दूसरा है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले आउटपुट वर्सेस आउटकम्स पर मैं फोकस करूँगी, थोड़ा सा इसको आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि इसके बताने से मेरा कंटेंट आप लोगों को बहुत आसानी से मतलब समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सुनने में तो दोनों वर्ड्स सिमिलर लगते हैं, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस बहुत है। आउटपुट्स हमें बताते हैं कि कोई पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की है वो कितनी इम्प्लीमेंट हुई है, और आउटकम हमें बताते हैं कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है उसका लोगों की ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसलिए आउटकम और आउटपुट्स बहुत ही मायने रखते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो वो आउटकम्स की तो कभी बात ही नहीं करते, आउटपुट्स की बात करते हैं। आउटपुट्स के नाम पर वोट मांगते हैं। लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए और हम देश के डेवलपमेंट की बात करें तो हमें आउटकम्स पर ही फोकस करना होगा। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम में लोअर कास्ट के लोगों का कितना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, और हायर एजुकेशन में भी मार्जिनल ग्रुप की अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या उसमें रिजर्वेशन की वजह से ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है? तो हाँ, इसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है उसकी वजह से। लेकिन क्या बाकी में ही जो ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है इसके लिए रिजर्वेशन ही जिम्मेदार है? इस रिप्रेजेंटेशन के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो इसके लिए, जो ये रिप्रेजेंटेशन की जो अपलिफ्टमेंट हुई है उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी जिम्मेदार हो सकती है। तो संविधान ने जो सरकार को जो पावर दे रखे हैं आर्टिकल 15 और 16 के तहत लोअर कास्ट के लोगों को रिजर्व करने के लिए सीट, तो उसी के तहत तो हम इन लोगों को पावर मिली हुई है कि रिजर्वेशन से कितना मतलब बदलाव ला सकते हैं हर चीज़ में, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या उनकी ज़िंदगियाँ बेटर करने में। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को जाननी भी होंगी, देखनी होंगी। इसी तरीके से अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें कि उनका कितना मतलब उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी बड़ी है, तो हम गवर्नमेंट का, सरकार का बारीकी से अगर डाटा खंगाले तो वास्तव में ही हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन तो बड़ी है। लेकिन अगर हम उनको ग्रुप्स में देखें, डिफरेंट ग्रुप में देखें, तो पाते हैं कि जो सरकारी एम्प्लॉय की जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है वो लोअर ग्रुप में ज़्यादा बढ़ी है। ग्रुप सी, ग्रुप डी में उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, या यूँ कहें कि जो उनका रिप्रेजेंटेशन शेयर है वो रिजर्वेशन के करीब है, रिजर्वेशन कोटा के करीब है लोअर ग्रुप में। हायर ग्रुप में तो अपने जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिजर्वेशन कोटा के मतलब काफ़ी उससे दूर है। तो मतलब हम अनुमान कुछ भी लगा सकते हैं कि भाई इससे रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, लेकिन रिसर्च मानते हैं, रिसर्च इस रिजर्वेशन को मतलब नहीं मानते, इसका जिम्मेदार नहीं मानते हैं।
तो इसलिए, और रिजर्वेशन का एक बहुत ही कॉमन क्रिटिसिज्म है क्रीमी लेयर। तो इस थ्योरी को मानने वाले लोग मानते हैं कि ये अमीर खानदान से है, माने जाते हैं, और कहा जाता है कि जनरल कैटेगरी के जो गरीब लोग हैं उनको सीट इनकी वजह से नहीं मिलती है। अब ये मेरा कहना नहीं है, ये रिसर्च के अनुसार मैं बता रही हूँ। तो उनका मानना है कि जो एसटी और एसटीज के जो क्रीमी लेयर में आते हैं, ये अपने ही ग्रुप में बेटर हो सकते हैं बजाय जनरल कास्ट के जो गरीब जो कैटेगरी में आते हैं उनके बजाय। तो इसलिए ये थ्योरी भी वहां पर फेल हो जाती है। लोग बोलते हैं ना कि क्रीमी लेयर, तो वहां भी ये चीज जानने की है कि क्रीमी लेयर कहाँ अभी कितना पीछे है। तो वो अपने ही ग्रुप में बेटर हो सकता है, मार्जिनल ग्रुप में। जनरल कास्ट के भी लोअर ग्रुप से भी वो वहां भी बहुत लोअर है, वहां भी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। और इसके अलावा दूसरा जो एक और आर्ग्यूमेंट आता है रिजर्वेशन को लेकर के, कि जो रिजर्व स्टूडेंट है उनका जो स्कोर होता है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो उनको कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाता है, उनको एक सीट तो मिल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं और अपने सिलेबस से मतलब कोप अप नहीं कर पाते, तो वो सीट वेस्ट जाती है। लेकिन वहाँ पे भी जब रिसर्च की तो वहाँ पे भी कोई एविडेंस नहीं मिला कि वो रिजर्व स्टूडेंट अपने सिलेबस से कोप अप नहीं कर पाते। तो ये भी एक मिथ्या थ्योरी है जो लोग देते हैं। इसी तरीके से जो पब्लिक एम्प्लॉय की बात करते हैं कि उसमें भी जो मार्जिनल ग्रुप से जो पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाते हैं वो उनकी इफेक्टिवनेस कम होती है और एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पर भी मतलब जब ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि इस तरीके से मतलब इनकी इफेक्टिवनेस कम होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद पाया कि रेलवेज में तो एसटी और एससीज ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ी है। तो ये भी एक थ्योरी है जो वो लोगों की है। तो कई रिसर्चों के एनालिसिस करने के बाद हम पाते हैं कि मतलब ये सारी चीजें जो मिथ्या थ्योरियां बना रखी हैं लोगों ने, ये सब जो है वो मिथ्या ही है। क्योंकि ये है ना मतलब रिजर्वेशन के पीछे इसको एक मैं कहूँ तो एक आर्गुमेंट करने का जो चीज है वो आर्ग्यू करते हैं लोग जनरल कैटेगरी के कि हम लोगों को ये सुविधाएं ये नहीं दे रखी, ये नहीं दे रखी, रिजर्वेशन को मतलब ब्लेम करते हैं। तो रिजर्वेशन की वजह से क्या क्या आउटकम्स मिले हैं, तो इनको अगर देखें तो वास्तव में ही अगर ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव चेंज तो मिले हैं रिजर्वेशन की वजह से। लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हर चीज को चेंज करने के लिए रिजर्वेशन ही जिम्मेदार है। तो इसमें रिजर्वेशन की वजह से जैसे ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो उनको और पढ़ने का हौसला मिला है, वो और पढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट जो एसटी और एसटी के जो स्टूडेंट हैं वो भी 0.8% और ज़्यादा पढ़ने लगे हैं और उनको बेटर मतलब उनकी ज़िंदगी बेटर हुई है, नौकरियां भी मिली हैं, सारी चीज़ हैं। लेकिन हम इस एक रिजर्वेशन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये रिसर्च के अनुसार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। इसी तरह अगर हम पॉलिटिकल फील्ड की बात करें तो इसका मिक्स इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि मार्जिनल ग्रुप को जो है बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो ये मार्जिनल ग्रुप है, लोअर कास्ट के लोग हैं, ये यहाँ पर इनको मात दिया जाता है, यहाँ पर इनको सही तरीके से प्रॉफिट नहीं दिया जाता है। और वहाँ भी उन चीज़ों की भी हमें नॉलेज नहीं है, हमारी सीटों को पता नहीं किस तरीके से ये लोग उसमें घपला करते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, और वो सब उन चीज़ों का हम नहीं ले पाते हैं। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन शेयर है वो हमारी रिजर्व सीटों के रिजर्व कोटे के बहुत कम है अभी। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, जिससे कि आप किसी के सामने आप आर्ग्यू कर सको और कॉन्फिडेंटली उनसे डिबेट कर सको।
ये सारी चीज़ें एक और आर्गुमेंट मैंने देखा है, सुनने को मिलता है कि मतलब बहुत मतलब ऐसे कि सुनने को क्या, मैंने जो चीज़ देखी है कि इतना होने के बावजूद भी जो अभी भी बहुत बड़ा गैप है लोअर ग्रुप और लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में, इन सब चीज़ों के मिलने के बावजूद भी हम बहुत पीछे हैं अभी। 6 दशकों से भी अभी वही गैप बना हुआ है कि मतलब इसको पाट नहीं पाए अभी इस ग्रुप को। और दूसरा एक एक चीज़ और जो सुनने में जो बहुत ज़्यादा उसको सुनने में आती है कि जो अनडिज़र्व आदमी आता है, रिज़र्वेशन से अनडिज़र्व आदमी आता है और क्वालिटी के अगेन अपने सीट ले जाता है। जबकि इस चीज़ में मुझे नहीं लगता कि ये इसको मतलब ब्लेम करने का, ये बहुत ही नैरो प्रोस्पेक्ट है इन चीज़ों को, इस सब चीज़ को इस सिचुएशन में देखने के लिए। क्योंकि एक एक मैं जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ कि मान लो 1 लाख लोग हैं और 100 सीटों के लिए कम्पीट कर रहे हैं और उसमें 50% रिज़र्व है। इसी तरीके से अगर उसको और हम 100 सीटों को 50 सीट कर दें, तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा और 1 लाख लोग कम्पीट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को इस तरीके से देखें कि सीटें बढ़ा दें, 1000 सीटें कर दें और वही 1 लाख लोग उसके लिए कम्पीट कर रहे हैं और फिर 50% रिज़र्व कर दें, तो आप 50 सीटों के लिए लड़ोगे, 500 सीटों के लिए लड़ोगे, सॉरी। तो इसमें ब्लेम एसटी और एससी का रिजर्वेशन नहीं है, उसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ब्लेम करो आप, प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सरकार को बोलो कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करें, कॉलेज बढ़ाएं और नौकरियां बढ़ाएं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सीट बढ़ाएं। ये सारी चीज़ों में अगर आप रिफॉर्म करोगे तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम यहाँ की कम होगी, बाकी इनको कोसने से कुछ नहीं होगा। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि फिर भी हमको मिलजुल कर रहने से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जो मैं जिस चीज़ को मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये कि हम जो हैं सभी को ग्रेटर सोशल इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत है। यानी सीधा सा मतलब है कि अलग-अलग कास्ट के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करें। और यही मैं कहना चाहती हूँ। तो आप लोगों को सबकी जानकारी होनी चाहिए, सबकी जानकारी रखनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।